नमस्कार। आज की इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 528 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 528 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में ट्रांसलेट करके दिया जाएगा। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है, इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिलेगा। वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक आदर्श राजनेता वही होता है जो ईमानदार, जिम्मेदार और जनहितैषी हो। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही उनके कार्य का हिस्सा हो। जो आम जन की समस्याओं और ज़रूरतों को भली भांति समझे और उनका निराकरण करे। किसी भी जनप्रतिनिधि का यह मूल कर्तव्य है कि वह समाज में सौहार्द, शांति, सामंजस्य और सकारात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। मगर जब जनता का चुना हुआ नुमाइंदा खुद ही आपराधिक आरोपों के घेरे में आ जाए, तो इन सब आदर्शों का क्या महत्व रह जाता है। इस तरह के मामले जब बड़ी संख्या में सामने आने लगे, तो सियासत में शुचिता के स्तर का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि देश के लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के कुल मंत्रियों में से करीब आधे आपराधिक गतिविधियों में आरोपी हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला और आम जनमानस को सचेत करने वाला है। सवाल है कि अगर जनप्रतिनिधियों की ही छवि इस तरह की है, तो हम किस तरह के समाज और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। पैरा रिपोर्ट के मुताबिक जिन मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 40% केंद्रीय मंत्रियों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज़्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे साफ है कि राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं का दबदबा बेरोक टोक बढ़ रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दागदार नेताओं को संसद या विधानसभा में भेजने और सरकार का हिस्सा बनाने का मौका कौन दे रहा है। पैरा सवाल यह भी है कि जनता को कैसे पता चलेगा कि किस नेता का आचरण कैसा है और उस पर आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं। इसका जवाब चुनाव आयोग के उस कदम में समाहित है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित करने के दौरान उन पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भी सार्वजनिक करें। अगर कोई दल इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग को निश्चित रूप से उस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। यह रपट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। अगर इस विधेयक को रपट के आंकड़ों की नज़र से देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से यह अहम पहल है। मगर इस पहलू पर गौर करना भी जरूरी है कि नीति और नियत दोनों साफ सुथरी, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कानून बनाने के साथ साथ उसे प्रभावी तरीके से लागू करना भी जरूरी है ताकि समस्याओं को जड़ से उखाड़ा जा सके। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक आदर्श राजनेता वही होता है जो ईमानदार, जिम्मेदार और जनहितैषी हो। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही उनके कार्य का हिस्सा हो। जो आम जन की समस्याओं और ज़रूरतों को भली भांति समझे और उनका निराकरण करे। किसी भी जनप्रतिनिधि का यह मूल कर्तव्य है कि वह समाज में सौहार्द, शांति, सामंजस्य
और सकारात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। मगर जब जनता का चुना हुआ नुमाइंदा खुद ही आपराधिक आरोपों के घेरे में आ जाए तो इन सब आदर्शों का क्या महत्व रह जाता है। इस तरह के मामले जब बड़ी संख्या में सामने आने लगे तो सियासत में शुचिता के स्तर का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि देश के लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के कुल मंत्रियों में से करीब आधे आपराधिक गतिविधियों में आरोपी हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला और आम जनमानस को सचेत करने वाला है। सवाल है कि अगर जनप्रतिनिधियों की ही छवि इस तरह की है तो हम किस तरह के समाज और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। पैरा रिपोर्ट के मुताबिक जिन मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 40% केंद्रीय मंत्रियों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज़्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे साफ है कि राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं का दबदबा बेरोक टोक बढ़ रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दागदार नेताओं को संसद या विधानसभा में भेजने और सरकार का हिस्सा बनाने का मौका कौन दे रहा है। पैरा सवाल यह भी है कि जनता को कैसे पता चलेगा कि किस नेता का आचरण कैसा है और उस पर आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं। इसका जवाब चुनाव आयोग के उस कदम में समाहित है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित करने के दौरान उन पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भी सार्वजनिक करें। अगर कोई दल इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग को निश्चित रूप से उस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में
गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। अगर इस विधेयक को रपट के आंकड़ों की नज़र से देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से यह अहम पहल है, मगर इस पहलू पर गौर करना भी जरूरी है कि नीति और नियत दोनों साफ सुथरी, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कानून बनाने के साथ साथ उसे प्रभावी तरीके से लागू करना भी जरूरी है ताकि समस्याओं को जड़ से उखाड़ा जा सके। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक आदर्श राजनेता वही होता है जो ईमानदार, जिम्मेदार और जनहितैषी हो। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही उनके कार्य का हिस्सा हो। जो आम जन की समस्याओं और ज़रूरतों को भली भांति समझे और उनका निराकरण करे। किसी भी जनप्रतिनिधि का यह मूल कर्तव्य है कि वह समाज में सौहार्द, शांति, सामंजस्य और सकारात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। मगर जब जनता का चुना हुआ नुमाइंदा खुद ही आपराधिक आरोपों के घेरे में आ जाए तो इन सब आदर्शों का क्या महत्व रह जाता है। इस तरह के मामले जब बड़ी संख्या में सामने आने लगे तो सियासत में शुचिता के स्तर का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया अध्ययन रपट में खुलासा किया गया है कि देश के लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के कुल मंत्रियों में से करीब आधे आपराधिक गतिविधियों में आरोपी हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला और आम जनमानस को सचेत करने वाला है। सवाल है कि अगर जनप्रतिनिधियों की ही छवि इस तरह की है तो हम किस तरह के समाज और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। पैरा। रपट के मुताबिक जिन मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 40% केंद्रीय मंत्रियों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज़्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इससे साफ है कि राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं का दबदबा बेरोक टोक बढ़ रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दागदार नेताओं को संसद या विधानसभा में भेजने और सरकार का हिस्सा बनाने का मौका कौन दे रहा है। पैरा सवाल यह भी है कि जनता को कैसे पता चलेगा कि किस नेता का आचरण कैसा है और उस पर आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं। इसका जवाब चुनाव आयोग के उस कदम में समाहित है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित करने के दौरान उन पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भी सार्वजनिक करें। अगर कोई दल इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग को निश्चित रूप से उस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। यह रपट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। अगर इस विधेयक को रपट के आंकड़ों की नज़र से देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से यह अहम पहल है, मगर इस पहलू पर गौर करना भी जरूरी है कि नीति और नियत दोनों साफ सुथरी, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। तभी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कानून बनाने के साथ साथ उसे प्रभावी तरीके से लागू करना भी जरूरी है ताकि समस्याओं को जड़ से उखाड़ा जा सके। स्टॉप।